हेलो बॉयज एंड गर्ल्स। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का इकोनॉमिक ग्लोबल के प्लेटफॉर्म पे। और आज हम करने वाले हैं नेशनल इनकम। तो स्टार्ट करने से पहले मैं ही बता दूं ये वीडियो किस किस के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है और कौन कौन इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप 12th क्लास में हैं, अगर आप बी कॉम कर रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं, आप बीए कर रहे हैं, इसके अलावा आप अगर सीए इंटरमीडिएट में हैं या फिर आप कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके पास इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। राइट। सो फिलहाल हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है आज का नेशनल इनकम। सो नेशनल इनकम कुछ ऐसा है कि जब भी हम हमें सुनाई पड़ता है, जब भी हम नेशनल इनकम के बारे में सोचते हैं, तो जनरली लोगों का पर्सपेक्टिव ये होता है कि नेशनल इनकम, फॉर एग्जांपल हम इंडियन हैं, तो इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी के जो उनकी अर्निंग है पर मंथ, उन सभी का सम टोटल होता होगा नेशनल इनकम। राइट। सो जनरली लोग ये सोचते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जनरल ये लोगों की पर्सपेक्टिव है तो कोई इशू नहीं है। बट बिकॉज आप और हम एक इकोनॉमिक स्टूडेंट हैं, और तो हमें पता होना चाहिए नेशनल इनकम होता क्या है। हमें एक प्रोफेशनली हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए नेशनल इनकम क्या है। राइट। सो स्टार्ट करते हैं। जनरली हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट मेथड होता है हमारा प्रोडक्ट मेथड। सेकंड मेथड होता है हमारा इनकम मेथड। एंड इसके अलावा हमारे पास जो मेथड होता है उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। जो हमारा प्रोडक्ट मेथड है, उसकी डेफिनेशन बता दूं। इनकम हमारे नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या होती है प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग। राइट। सो प्रोडक्ट मेथड नाम से ही पता लग जाता है, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा। बता दो आपको मैं कि प्रोडक्ट मेथड को वैल्यू एडेड मेथड या वैल्यू एडिशन मेथड भी बोलते हैं। सो इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि प्रोडक्ट मेथड में कुछ ऐसा होता है कि हमारे कंट्री के अंदर एक साल में जितना भी प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन या तो गुड्स का होता है या तो सर्विसेज का। राइट। तो हमारे कंट्री के अंदर एक साल के अंदर, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी, वो सारी की सारी क्या होंगी, हमारे नेशनल इनकम हो जाएंगी। राइट। उन सभी का सम क्या होगा, नेशनल इनकम होगा। ये जनरल लैंग्वेज में, ये साधारण सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलूँ तो इसी चीज को मैंने एक डेफिनेशन में लिखने की कोशिश करी है। आपको बहुत सारे अलग अलग ऑथर्स, अलग अलग बुक्स आपको अलग अलग डेफिनेशंस देते हैं, बट मैंने इस बहुत छोटा सा डेफिनेशन रखने की कोशिश करी है। और बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने डेफिनेशन को बनाया है, और इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू लर्न है। राइट। सो नेशनल इनकम रेफर्स टू सम टोटल ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज within domestic territory in all sector of an economy। Right। तो नेशनल इनकम जनरली है क्या हमारा, नेशनल इनकम हमारा सम टोटल है जितने भी हमारे कंट्री डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। राइट। अच्छा, और ये प्रोड्यूस कहाँ होंगे, ऑफकोर्स डोमेस्टिक टेरिटरी में ही होंगे। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है इसको मैंने हाईलाइट भी किया है, वो हम नेक्स्ट के स्लाइड्स में पढ़ेंगे। अच्छा, ये डोमेस्टिक इन दी डोमेस्टिक within domestic territory in all sector of an economy। अभी all sector of economy क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। all sector of economy, इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं जिसको हम प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर बोलते हैं। प्राइमरी सेक्टर जनरली एग्रीकल्चर सेक्टर को बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बोलते हैं, एंड टेरिटरी सेक्टर हम सर्विस सेक्टर को बोलते हैं। उसके अलावा ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। राइट। तो एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसको उनके सम टोटल को हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। राइट। तो बहुत सिंपल और आसान डेफिनेशन था। अगर अभी भी आपको कोई डिफिकल्टी है याद करने में, तो मैंने इस डेफिनेशन को ब्रेक किया कुछ वर्ड्स के अंदर। यानी आपके डेफिनेशन में ये सारे जो वर्ड्स हैं, इन सारे वर्ड्स को मिला के आपका डेफिनेशन बनता है। राइट। These are the key words of definition। So, what is national income? So, national income is the sum total of what? Of final goods and services, right? So, you can add here services, final and goods produce कहाँ होंगी, domestic territory में होंगी। right? And domestic territory के कितने पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड फाइनल। इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं,
ऑल सेक्टर्स, राइट। ऑफ कोर्स एक इकोनॉमी में होंगे और एक अकाउंटिंग ईयर में होगा, तो ये सारे सारे वर्ड्स को हम जब ऐड करेंगे तो हमारा क्या बन जाता है, डेफिनेशन बनता है नेशनल इनकम का प्रोडक्ट मेथड में, राइट। सो क्योंकि आपने देखा होगा हमारे डेफिनेशन में कुछ वर्ड्स हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया है, एक फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एंड दूसरा डोमेस्टिक टेरिटरी। तो मैंने हाईलाइट क्यों इसलिए किया कि क्योंकि डेफिनेशन के सबसे इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं और इनका डेफिनेशन कई बार एग्जाम में या डिफरेंट अलग अलग एग्जाम्स में किसी भी वे में पूछ सकते हैं आपसे, राइट। सो एक बार देखते हैं डेफिनेशन क्या होता है, फाइनल गुड्स क्या होती है, राइट। तो फाइनल गुड्स पहले आप समझो, एक प्रोसेस बताता हूँ मैं आपको, आप इसको ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, मैं एक एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर है, उसने वो अपने यहाँ अपने खेत में गेहूं उगाता है, यानी वीट का प्रोडक्शन करता है, राइट। सो सपोज उसने वीट का प्रोडक्शन करा, ठीक है, वो फार्मर ए था, राइट। अब वो वीट का प्रोडक्शन करने के बाद वो बी को बेचेगा। बी कौन है, बी आपका एक मिल ऑनर है, राइट। तो वो क्या करेगा, मिल ऑनर से खरीदेगा और क्या बनाएगा, उस वीट से वो बनाएगा आटा और आगे उसको सी को बेचेगा। सी कौन है यहाँ पे, सी हमारा है बेकर। बेकर बेकर कौन है, जनरली या तो उसको कोई बिस्किट बना सकता है वो, या वो बनाएगा ब्रेड बनाएगा, राइट। और भी कुछ बना सकता है इनके अलावा। तो बी ने सी को बेचा, सी किसको बेचेगा, आगे होलसेलर को बनाएगा, बेचेगा अपने प्रोडक्ट को, राइट। तो बी ने सी ने आगे डी को यानी होलसेलर को बेचा और होलसेलर आगे ई को बेचेगा। ई कौन है हमारा, रिटेलर, राइट। तो रिटेलर फाइनली रिटेलर के पास सामान आ गया। अब रिटेलर किसको बेचेगा, वो बेचेगा जो कंज्यूमर है, राइट। कंज्यूमर को हम एफ मान लेते हैं। सो देखो ए से लेकर एफ तक सामान हमारा पहुंचा और उसके बाद फाइनल कंज्यूम हुआ वो, राइट। ए से लेकर ई तक यानी आपको जो रिटेलर है वो सारे का सारे क्या है, आपके इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट एक प्रोसेस, राइट। सो और ये सारे प्रोसेस जब एंड होते हैं तो फिर क्या आता है, हमारा फाइनल कंज्यूमर के पास जब गुड्स पहुंचता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनल गुड्स, राइट। तो जब तक कंज्यूमर के पास जब गुड्स पहुंचता है तो वो फाइनल गुड्स होता है। उससे पहले जो भी प्रोसेस होता है उस जिस प्रोसेस कहीं भी हो, किसी के पास भी हो, ए के पास, बी के पास, सी के पास, डी के पास है, ई के पास, वो सारे के सारे क्या होंगे वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल सपोज वही बिस्किट या ब्रेड जिसको यहाँ हमारे एग्जांपल में कंज्यूमर ने कंज्यूम किया था, राइट। तो वही बिस्किट सबसे पहले जब व्हीट था तो इंटरमीडिएट गुड्स था वो, जब वो आटा बना तो भी इंटरमीडिएट गुड्स था, जब उसका प्रोडक्शन हुआ बिस्किट एंड ब्रेड्स में कन्वर्ट किया सी मतलब बेकर ने, राइट। तो भी हमारे लिए क्या था, इंटरमीडिएट गुड्स था। आगे जब होलसेलर के पास गया तब भी हमारे लिए क्या था, इंटरमीडिएट गुड्स था। एंड उसके बाद रिटेलर के पास गया था तब भी क्या था हमारा, वो इंटरमीडिएट गुड्स ही था, राइट। सो फाइनली कंज्यूमर के पास पहुंचता है तो वो क्या होता है, हमारा फाइनल गुड्स बनता है, राइट। तो डेफिनेशन क्या है फाइनल गुड्स की, आप एक बार वो देख लेते हैं हम। दोज गुड्स विच just a second, so those goods which have been crossed the production boundary line and are ready to use by the final user, right। जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो गुड्स जो जिसने प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन, यानी प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन कहाँ तक है आपके पास, कंज्यूमर से पहले यानी रिटेलर तक, ठीक है। तो इसने प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन को क्या कर दिया है, क्रॉस कर दिया है एंड इज रेडी टू यूज बाय द फाइनल यूजर। तो वो गुड्स इसने अपने प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर दिया है यानी रिटेलर से आगे गुड्स जा चुका है और यूज करने के लिए रेडी है अपने फाइनल गुड्स, फाइनल यूजर के द्वारा। वो सारे गुड्स हमारे क्या हो जाएंगे, फाइनल गुड्स। कुछ एग्जांपल जैसे आपका बहुत सारे ऐसे गुड्स होते हैं जो जनरली हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सेल फोन यूज करता हूँ, मैं अपना लैपटॉप यूज कर रहा हूँ आपके इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें, फॉर एग्जांपल कैमरा, आप घर पे कोई सामान यूज करते हैं, सारे के सारे क्या है वो फाइनल गुड्स है, राइट। यानी जो मैं फाइनल यूजर है ना उसको कंजम्पशन के लिए लेता है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए लेता है, आगे वो रीसेल या किसी और अदर प्रोडक्ट को बनाने के लिए एज अ रॉ मटेरियल उसको यूज नहीं करता, राइट। तो अगर हम अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, हम क्या होंगे, उसको फाइनल यूजर होंगे और वो गुड्स क्या हो जाएगा, फाइनल गुड्स हो जाएगा, राइट। सो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा
इसके अलावा हम फाइनल गुड्स को आगे हमने दो पार्ट में इसको फर्दर डिवाइड किया है। फर्स्ट है फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड सेकंड है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, राइट। सो फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या होता है? फाइनल कंज्यूमर गुड यानी वो गुड्स जिनकी वैलिडिटी ज़्यादा नहीं होती, मतलब वैलिडिटी ज़्यादा नहीं होती, यानी वो लंबे टाइम तक नहीं चलते जो गुड्स, राइट। वो पेरिशेबल नेचर के होते हैं, जल्दी कंज्यूम करने वाले होते हैं। उनका अगर हम ज़्यादा टाइम तक इसको हम मैनी टाइम्स यानी कई बार यूज़ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। वो एक बार में कंज्यूम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई फूड प्रोडक्ट है, आपने खाया, कंज्यूम हो गया, राइट। इसके अलावा आप रेस्टोरेंट ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, आप कोई और एग्जांपल ले सकते हैं जो सिर्फ एक बार कंज्यूम होता है। इसके अलावा फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, सो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम बार बार कंज्यूम करते हैं, राइट, जिसको हम बार बार री यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मशीनरी है, मशीनरी आप यूज करते हो, उसको आगे किसी और प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप यूज करते हो, राइट। अगर उस मशीनरी के फाइनल यूजर है, फॉर एग्जांपल आप कपड़े बनाने का मशीन है आपके पास, आप कपड़े को बनाते हो, राइट, तो आपके लिए क्या है? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हो जाएगा। यानी अपने गुड्स से किसी और गुड्स को प्रोड्यूस करते हो, यानी वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए आप उस गुड्स को यूज कर रहे हैं। बट वो क्या आप उसको बार बार यूज कर रहे हैं, वो एक बार में सारा कंज्यूम नहीं होता है ना। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट है तो आपको पता होगा डेप्रिशिएशन, राइट। तो डेप्रिशिएशन क्या होता है? आपने इस साल जितना कंज्यूम किया वो वैल्यू आप उसमें डिडक्ट कर देते हो, राइट। सो इस तरह से ये वर्क करता है। सो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स आपको समझ में आ चुका होगा क्या होता है। इसके अलावा दूसरे तरह का हमारे पास जो गुड होगा उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, राइट। सो इंटरमीडिएट ऑलरेडी अगर आपको फाइनल समझ में आ गया होगा तो आपको इंटरमीडिएट गुड्स भी समझ में आ चुका होगा। इंटरमीडिएट गुड्स अगर वो प्रोसेस के अंदर है, अगर वो फाइनल एंड यूजर तक अभी गुड्स नहीं पहुंचा तो उस गुड्स को हम क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स, राइट। सो ये वो गुड्स है जिसने अपने प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन को अभी क्रॉस नहीं किया और उसमें अंदर और भी कुछ वैल्यू एडिशन की जानी है अभी, राइट। फॉर एग्जांपल एक बार पढ़ लेते हैं, हमने लिखा क्या है? दोज गुड्स व्हिच हैज नॉट येट क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन एंड स्टिल सम वैल्यू इज टू बी एडेड इन इट। सो वो गुड्स जिसने अपने प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन को अभी क्रॉस नहीं किया है एंड स्टिल सम वैल्यू, यानी कुछ अभी उसमें वैल्यू एडिशन की जानी है, वो सारे गुड्स क्या होंगे? हमारे इंटरमीडिएट। जो ये इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो किसी फॉर्म या ऐसे ऐसे लोग जो मैन्युफैक्चरिंग या आगे किसी और सर्विसेज को देने में इन्वॉल्व होते हैं, उन्हीं द्वारा ये जो गुड्स हैं वो बाय की जाती है। फॉर एग्जांपल दीज गुड्स बॉट बाय द फर्म आइदर फॉर रीसेल और टू रीयूज एज अ रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। तो ये जो गुड्स होते हैं जो इंटरमीडिएट, वो फर्म या कोई जो कंपनी या कोई एस्टेब्लिशमेंट उसको परचेज करती हैं, उसको रीसेल के लिए या फिर उसको यूज करने के लिए एज अ रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। जो और भी हमारे पास जो गुड्स होंगे उसको प्रोड्यूस करने के लिए अगर रॉ मटेरियल यूज करती है फर्म्स, या तो उसको रीसेल करने के लिए आगे उसको यूज करती है, राइट। सो ये हमारे हो गए फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। इसके अलावा डिफरेंस एक बार देख लेते हैं हम इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स में क्या होती है। इंटरमीडिएट गुड्स यूज एज अ जस्ट सेकंड इसका हाँ, intermediate goods are those goods which are used as a raw material for production of other goods, right? तो intermediate goods हमारे वो goods होते हैं जो कि यूज होते हैं हमारे other goods को प्रोड्यूस करने में, राइट। एंड फाइनल गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं विच कैन नॉट बी यूज एज रॉ मटेरियल, राइट। तो हम फाइनल गुड्स को एज रॉ मटेरियल यूज नहीं कर सकते क्योंकि फाइनल गुड्स है ना, इसको ये फाइनल गुड्स है, राइट। तो इसको हम और आगे यूज नहीं कर सकते किसी और प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और इस एज रॉ मटेरियल इस चीज को हम यूज नहीं कर सकते हैं। सो दीज गुड्स आपको पता है ये जो हमारे इंटरमीडिएट है उसको और इसको हम रॉ मटेरियल की तरह यूज कर सकते हैं अदर गुड के प्रोडक्शन के लिए, राइट। दीज गुड्स हैव नॉट येट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। आपको अच्छी तरह क्लियर है कि ये जो गुड्स है उसने अभी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्लियर नहीं किया है, यानी क्रॉस नहीं किया है। बट जो फाइनल गुड्स है इसने अपने प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर लिया है और ये उस प्रोसेस से आगे निकल चुका है और ये अपने एंड यूजर के द्वारा यूज करने के लिए रेडी है। वैल्यू एडिशन इज येट टू बी डन।
तो जो हमारे पास इंटरमीडिएट गुड्स है उसमें और भी कुछ वैल्यू एडिशन की जानी है, यानी और भी हम उससे कुछ ऐड करके उससे और हाई कॉस्ट पे हम इसमें बेचने वाले हैं। फॉर एग्जांपल जो बी था, जो हमारा बेकर था एग्जांपल में, वो अभी सपोज उसने उसको 200 रुपये का वो अगर उसने व्हीट खरीदा है तो उसका वो आटा बनाएगा, फ्लावर बनाएगा, उसको आगे बेकर को बेचेगा 300 रुपये में, 350 रुपये में, 250 में, यानी जिसने कॉस्ट, इसने जो काम किया उस गुड्स पे, वो अपनी वैल्यू उसमें ऐड करेगा, अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, उसके बाद उसको आगे बेचेगा, राइट। तो उसने जो जो भी प्राइस उसमें ऐड किया, राइट, वो क्या हो जाएगा, वो वैल्यू एडिशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। यानी आप 100 रुपये का सामान खरीदते हो, उसके अंदर आपने कुछ काम किया या आपने उसको होल्ड करके रखा और कुछ टाइम बाद उसका 150 रुपये का बेच रहे हो, तो आपने जितना भी वैल्यू ऐड किया एक्स्ट्रा, वो आपका क्या हो जाता है, वैल्यू एडिशन, राइट। सो इन कांट ऐड एनी फर्दर वैल्यू, तो इसके अंदर कोई और हम वैल्यू ऐड नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो एंड यूजर है वो उसमें क्या वैल्यू ऐड करेगा, कुछ नहीं, उसने सेल्फ कंजप्शन के लिए लिया, उसने रीसेल लिया, आगे किसी उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज करने के लिए थोड़ी लिया होगा, है ना। जो फाइनल पॉइंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, राइट। सो इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, एंड फाइनल गुड्स को हम क्या करते हैं, इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, तो इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, राइट। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। सो मैंने आपको बताया था क्योंकि यहाँ पे कुछ वर्ड्स हाईलाइट हैं, तो ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हमारे, एक तो फाइनल गुड्स हमने देख लिया, हम दूसरा था डोमेस्टिक टेरिटरी, राइट। डोमेस्टिक टेरिटरी नाम से पता लग जाता है कि जो भी हमारे जब हमारे इंडिया है, हमारे जो इंडिया का लैंड है, राइट, तो जनरली यही सोचते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब ये है कि हमारे पास जो भी लैंड है वही, उसके अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो सारा का सारा हमारा क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी है, राइट। तो जनरली ये एक पर्सपेक्टिव है लोगों का, तो ऐसा सोचते हैं, बट यस, दे आर हाफ ट्रू बट दे आर नॉट 100% ट्रू। सो डोमेस्टिक टेरिटरी होती क्या है, हम पहले मैं आपको बता दूं कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी है वो हम जो भी हम इंडिया का जो पॉलिटिकल फ्रंटियर है, यानी जो भी हम पॉलिटिकल मैप में अपने इंडिया को शो करते हैं, वो सारा का सारा हमारा क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी। इसके अंदर कुछ टेरिटोरियल वाटर भी इंक्लूड होता है, जो हमारा लैंड मास है इंडिया का, उसके साथ में जो वाटर लग रहा होता है, जो ओशन या सी लग रहा होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया के टेस्ट केस में हमारे ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल, साउथ में क्या है, इंडियन ओशन, एंड वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी। तो इसके अंदर भी, इन तीनों सीज के अंदर भी कुछ ना कुछ जो कुछ नॉटिकल माइल्स डिस्टेंस होता है, नॉटिकल माइल्स, कुछ नॉटिकल माइल्स तक जो वाटर होता है, सी होता है, वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटोरियल वाटर ही माना जाएगा, राइट। तो उस टाइप मतलब फॉर एग्जांपल जो कुछ डिस्टेंस है वहां तक इंडिया का टेरिटोरियल वाटर ही होता है, और उसको हम नेशनल इनकम यानी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करते हैं, राइट। इसके अलावा कुछ सेकंड पॉइंट आप देख सकते हो, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट of the country across the part of the world, right? For example, Indian Airlines on the Atlantic Ocean, or Indian second point you can see, ships and aircrafts operated by the resident of the country across part of the world, यानी जो भी इंडियन शिप है या इंडियन रेजिडेंट ऑन शिप या ऑपरेटेड शिप है, वो दुनिया की किसी भी पार्ट में हो, राइट, वो सारे के सारे क्या वो क्या माना जाएगा, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर माना जाएगा, राइट। यानी कहने का मतलब ये है कि इंडियन शिप है, इंडियन एयरक्राफ्ट है, अगर वो किसी भी कंट्री के ऊपर से फ्लाई कर रहे हैं, या इंडियन शिप है किसी भी कंट्री के, फॉर एग्जांपल इंडियन शिप अगर जापानीज सी में है, अटलांटिक ओशन में है, इंडियन ओशन में है, चाहे वो चाइनीज साउथ चाइनीज सी में है, चाहे कहीं भी हो, राइट, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस जो शिप के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होगी वो इंडियन टेरिटरी के अंदर की एक्टिविटीज मानी जाएंगी, राइट। सेम केस एयरक्राफ्ट का है, एयरक्राफ्ट के अंदर जो भी एक्टिविटीज होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगी, वो सारी की सारी इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर की मानी जाएंगी, राइट। उसके अलावा फिशिंग वेसल्स, ऑयल वेसल्स एंड नेचुरल गैस रिग्स ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट ऑफ इंडिया इन एनी वाटर इज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ वाटर ऑफ इंडिया, राइट। सो इंडियन अगर वेसल्स हैं, इंडियन शिप्स हैं, और नेचुरल गैस रिग्स हैं, अगर इंडियन ऑपरेट कर रहा है या इंडियन ऑन्ड है, राइट, तो सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी,
आपके इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी के ही पार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा आपके इंडियन एम्बेसीज, consulates and military establishment of a country located abroad is domestic territory of India। तो इंडियन एम्बेसीज है, इंडियन कॉन्सुलेट्स है या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है इंडिया का, वो किसी और कंट्री के अंदर है तो क्या होगा, इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी ही माना जाएगा। चाहे वो किसी और कंट्री में कहीं भी हुआ अब्रॉड में, इंडिया का ही टेरिटरी माना जाएगा। क्या क्या मानी जाएंगे, इंडियन एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। हाँ, फॉर एग्जांपल इंडियन एम्बेसी न्यूयॉर्क में है, यूएसए में है, तो इंडियन जो हमारी एम्बेसी है उसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होंगी फाइनेंस, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में माना जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पे एम्प्लॉइज अगर यूएसए के नेशनल है तो उनको जो सैलरी मिलेगी वो सारी की सारी क्या होगी, वो यूएसए के नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी, ना कि इंडिया के नेशनल इनकम में। वहाँ पे जो इंडियन एम्प्लॉइज हैं उनकी जो सैलरी होगी, जो इंडियन गवर्नमेंट दे रही होगी, उसको हम क्या इंक्लूड करेंगे, इंडिया के नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, राइट। तो ये चार पॉइंट्स हमारे पास ऐसे थे जिसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में कंसीडर करते हैं। और इसका वाइस वर्सा वो सारा का सारा क्या होगा, फॉर एग्जांपल किसी और कंट्री का, ये तो इजी है, किसी और कंट्री का शिप और एयरक्राफ्ट अगर इंडियन टेरिटरी वाटर में भी है तो क्या माना जाएगा, उस कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा, राइट। किसी और कंट्री का वेसल, ऑयल वेसल या नेचुरल गैस रिग्स है अगर हमारे एरिया में, तो वो क्या माना जाएगा, उस कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा। ऐसे किसी और कंट्री का मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट हमारे कंट्री में है, एम्बेसी हमारे कंट्री में है, तो उसके अंदर का जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगी, वो सारी की सारी क्या मानी जाएगी, उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा और उनके नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। हाँ, बट जैसे यूएसए का कोई एम्बेसी इंडिया में है और उसके अंदर इंडियन बंदा कोई कुक है, कोई गार्डनर है या किसी और कोई और काम करता हो, ठीक है, या ट्रांसलेटर का काम करता हो, अगर राइट, तो उनकी सैलरी हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी, इवन वो यूएसए से क्यों नहीं आ रही उसकी सैलरी भी, राइट। तो ये चीजें होती है, तो डिपेंड करता है कि वो नेशनल उसके पास नेशनल आइडेंटिटी क्या है, उसकी नेशनल आइडेंटिटी क्या है। अगर इंडियन बंदा है उनके एम्बेसी में काम कर रहा है तो अगर, और जो लोकेशन है वो इंडिया के अंदर एम्बेसी का है, तो इंडिया के नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। अगर सिर्फ इंडियन एम्बेसी है, अगर कोई यूएसए का बंदा अगर इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा हो और यूएसए के अंदर स्टैब्लिश हो, तो वो क्या होगा, यूएसए के नेशनल इनकम में उसके इनकम को कंसिडर किया जाएगा। उसके अलावा सेक्टर ऑफ इकोनॉमी आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कुछ टाइम पहले, एक 3 होते हैं जनरली, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी। प्राइमरी को के अंदर मैक्सिमम जो भी हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर होती हैं उसकी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं, तो जितनी मैन्युफैक्चरिंग होंगी सब सेकेंडरी सेक्टर में आएंगी। उसके अलावा टेरिटरी सेक्टर होती है जिसके अंदर हमारे सर्विसेज सेक्टर को इंक्लूड करा जाता है। उसके बाद आगे, क्योंकि आगे पढ़ने से पहले एक बार हमें कन्वर्जन देखना बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर में बहुत ही इस चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कन्वर्जन, राइट। सो कन्वर्जन जनरली 3 ही होते हैं हमारे पास, वैसे तो अब बनाने को 8 है, 9 8 बना सकते हैं मैक्सिमम, बट 3 ही होते हैं जनरली, राइट। सो एक बार देखते हैं कन्वर्जन क्या होता है। ग्रॉस में से, ये कह रहा है ग्रॉस में से, फर्स्ट ग्रॉस में से अगर आप डेप माइनस करते हो तो हमेशा आपका नेट आएगा, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कहीं भी कभी ग्रॉस में से अगर डेप्रिशिएशन आप माइनस कर रहे हो तो हमेशा नेट आएगा, ये सबको पता है, राइट। ठीक वैसे ही अगर नेट में आप डेप्रिशिएशन ऐड करोगे तो आपका ग्रॉस आ जाएगा, इसका वाइस वर्सा, राइट। एंड सेकंड हमारा है डोमेस्टिक में एनएफआईओ को अगर ऐड करते हो तो हमारा आ जाता है नेशनल। डोमेस्टिक क्या होता है आपको पता है, यानी हमारे घर का इनकम। अगर हम घर के इनकम में एनएफआईए यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी पहले तो एन हटा दो, आप एफआईए देखो पहले क्या है। एफआईए मींस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो हम अपने फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से ये हमें पता लगता है कि जो बाहर से इनकम इंडिया के अंदर आ रही है, राइट। कोई इंडियन नेशनल है, वो बाहर इनकम अर्न कर रहा है, चाहे कोई पैसे वहां से भेज रहे हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, तो वो सारी की सारी क्या होंगी, इंडिया की इनकम से कंसीडर करी जाएगी। तो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम प्लस में जो बाहर से इनकम आ रही है हमारे यहाँ, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगी, नेशनल इनकम। हाँ, तो एफ आई आपको समझ में आ गया, जो बाहर से इनकम आ रही है, बट इसे कह रहे हैं इसका नेट लेना है। तो नेट मतलब ये है कि जो बाहर से इनकम आ रही है माइनस में जो हम बाहर को इंडिया से बाहर हम पेमेंट कर रहे हैं, तो उन दोनों का नेट, ठीक है। सो नेट
फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यहाँ पे ऐड करेंगे हम डोमेस्टिक अपने घर के इनकम में, तो क्या आ जाएगा, हमारे नेशनल इनकम आ जाएगा, राइट। वैसे ही नेशनल में से अगर हम NFI यानी हम अपने नेशनल में से बाहर वाली इनकम को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा डोमेस्टिक आ जाता है, घर का इनकम आ जाएगा। विथ थर्ड है हमारा फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। तो उससे पहले आपको फैक्टर कॉस्ट समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए आप ऐसा समझे, एग्जाम्पल देता हूँ आपको। दुनिया में कुछ भी प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन किसी भी टाइप का हो, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होता है, तो उसमें जनरली 4 लोग इन्वॉल्व होते हैं, यानी 4 तरह की फैक्टर सर्विस जाती है। पहला होता है, 4 तरह के लोगों में पहला होता है, सबसे पहला होता है लैंड यानी ज़मीन, ठीक है। दूसरा जो हमारा होता है फैक्टर सर्विस, वो होता है लेबर, है ना। थर्ड होता है कैपिटल और फोर्थ होता है एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो ये चारों मिलके ही प्रोडक्शन को करते हैं, इसके अलावा पांचवी चीज हो ही नहीं सकती, दिस इज इम्पॉसिबल, राइट। तो अब क्योंकि ये चारों मिलके प्रोडक्शन को करते हैं, तो इनको ये कुछ एक्सपेक्ट भी करते होंगे कि इनको कुछ पेमेंट मिले, चाहे इसको कुछ इनको रेन्यूमरेशन मिले, राइट। तो हम लैंड को क्या देते हैं, जमीन को के बदले हमें क्या देना पड़ता है, जमीन को रेंट देना पड़ता है, सिंपल। हाँ, लेबर को अब क्या देना पड़ता है, वेजेस या सैलरी देनी पड़ती है, क्लियर। कैपिटल, कैपिटल का मतलब, कैपिटल आपको पता ही होगा कैपिटल क्या होता है। कैपिटल मीन्स आपकी जो बिल्डिंग है, आपकी मशीनरी है, आपका जो इक्विपमेंट्स है, आपके जो टूल्स है जिसको आप यूज करके आप अपने प्रोडक्शन को कर रहे हो, तो इनके बदले में आपको क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट। क्योंकि इनको आपने खरीदा होगा तो कहीं ना कहीं से तो पैसे लेके आए होंगे ना, तो इन सबको क्या देना पड़ता है, हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और इसके अलावा जो थर्ड फोर्थ है हमारा एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या है, जिसका आइडिया होता है बिजनेस का, जो पहले दूसरे और तीसरे फैक्टर को कंट्रोल करता है, यानी पहला दूसरा तीसरा का मतलब लैंड, लेबर एंड कैपिटल को लेके आता है, इन तीनों को मैनेज कर रहा होता है। वो बंदा कौन है, एंटरप्रेन्योर, यानी वो कंपनी का CEO, कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है, कंपनी का ओनर हो सकता है, राइट। तो यानी CEO का मतलब ये समझो, सॉरी एंटरप्रेन्योर का मतलब ये समझो जिसका आइडिया है, जिसके आइडिया के वजह से बिजनेस चल रहा है, जिसने एस्टेब्लिश किया उस बिजनेस को, वो बंदा। तो वो बंदा क्या ले जाएगा, प्रॉफिट ले जाएगा, राइट। तो 4 चीजें, 4 लोग मिलके एक प्रोडक्शन को कर रहे होते हैं, चारों की कुछ ना कुछ रेनोमिनेशन होता है, वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब सपोज करो आपका जो लैंड है उसको बदले में आपको 2,000 रुपये रेंट देना पड़ा, आपका जो लेबर है उसके बदले में आपको फिर से आपको 2,000 रुपये आपका लेबर को आपको वेजेस देने पड़े, 2,000 रुपये आपको कैपिटल के लिए इंटरेस्ट देना पड़ा, और 2,000 रुपये का आपको प्रॉफिट करना है, तो आपका एंटरप्रेन्योर को आप क्या दोगे, 2,000 रुपये, समझ गए। तो चारों का अगर आप कॉस्ट ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 2+2+2+2 यानी 8,000। सपोज एक फोन आप बना रहे हो, ठीक है, तो आपका ये कॉस्ट आया 8,000 रुपये, राइट। तो इसी हम 8,000 को हम क्या बोलेंगे, फैक्टर कॉस्ट बोलेंगे, राइट। तो उस फैक्टर कॉस्ट में अगर हम ऐड करेंगे NIT, एन भूल जाओ क्या होता है, IT समझो, IT मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। एक तरह से आप टैक्स समझ लो फिलहाल इसको, ठीक है। GST जो जो हमारी कंट्री में लगता है, NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट का मतलब है कि एक तो हमें गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ टैक्स पे करना पड़ रहा होगा, और नेट का मतलब है कुछ हमें मिल भी रहा हो गवर्नमेंट की तरफ से, जिसको हम सब्सिडी बोल सकते हैं। अभी बाद में हम डिस्कस करेंगे आगे वो क्या होता है। तो अगर हम फैक्टर कॉस्ट में, ठीक है, उसके अंदर हम अगर टैक्स जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है, हमारा मार्केट प्राइस आ जाता है ना। जो भी आप प्रोडक्ट में बेचते हो उसमें क्या होता है, आपको कॉस्ट लगा होता है एंड प्रॉफिट लगा होता है, कॉस्ट एंड प्रॉफिट को आप ऐड करते हो तो क्या आ जाता है, आपका फैक्टर कॉस्ट आ जाता है। उसके अंदर फिर टैक्स लगा होता है, टैक्स और फैक्टर कॉस्ट को हम ऐड करेंगे तभी तो उसको मार्केट में पता लगता है क्या प्राइस होगा, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस बोलते हैं। इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या आ जाता है, हमारा मार्केट प्राइस। ऐसे अगर मार्केट प्राइस में से अगर आप टैक्स माइनस कर दो क्या आ जाएगा, आपका फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, राइट। तो ये 3 कन्वर्जन है और ये तीनों का वाइस वर्सा भी आप देख लेना। इनके अलावा इन सभी का एक बार फुल फॉर्म देख लो आप क्या होता है। NFI आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। FIFA ये क्या होता है अभी हम देखेंगे। NIT मैंने आपको बता दिया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो फीफा एंड फीटा रह गया, फीफा एंड फीटा यहाँ पे ये दोनों यूज हुए हैं। तो यहाँ पे आपने देखा फॉर्मूले में NFI होता है, तो मैंने आपको कहा था NFI का मतलब होता है जो नेट फैक्टर इनकम बाहर से आ रहा होता है इंडिया के अंदर, फ्रॉम अब्रॉड से जो आ रहा होता है वो है। तो अब मैंने नेट का मतलब ये भी समझाया था कि जो आपको इनकम रिसीव हुई है बाहर से, माइनस आपने जो इनकम बाहर इंडिया के बाहर पे की है,
उन तीन दोनों अगर इनको एडजस्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका NFI आ जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है फीफा माइनस फीटा। फीफा आपको पता है फुटबॉल होता है, फीटा आपको पता है बीटा का भाई फीटा होता है। अब इसको ऐसे याद रख सकते हो, फीफा मीन्स फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी जो आपके बाहर से इंडिया के बाहर से इनकम जो इंडिया में आ रही है, राइट, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फीटा। फीटा मीन्स FITA, यानी फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी हमने फैक्टर इनकम कराई है अब्रॉड को, ठीक है। तो जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी बाहर से आ रहा है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड यानी जो हम बाहर पे कर रहे हैं, यानी जो बाहर से आ रही है माइनस, उसमें से माइनस करते हैं जो हमने पे किया है, तो आपका क्या आ जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा, राइट। तो पहले तो ये, और NIT, IT मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स, और अगर आपको नेट निकालना है तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। सब्सिडरी नहीं है ये, सब्सिडी है, एक स्पेलिंग मिस्टेक है, आप एक बार इसको करेक्ट कर सकते हैं, SUBSIDY, ठीक है, IAR, ये आप कैंसिल कर सकते हो इसको। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस स्लाइड। एंड फीफा एंड फीटा का आपको फॉर्म पता यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हो। फीफा मीन्स फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फीटा मीन्स फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, राइट। सो दिस इज इट। सो फिलहाल इस लेक्चर को हम यही खत्म करते हैं, इस क्लास को हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे जो इसका न्यूमेरिकल इसका जो फॉर्मूला है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम को, क्योंकि इसकी थ्योरी में काफ़ी कवर कर लिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम को, राइट। सो थैंक यू।